हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। ओके। और आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था बेसिक जो हिस्ट्री थी हमारे हाईवे की, ट्रांसपोर्टेशन की, वो हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि क्या हुआ था। ओके। कहाँ पर सबसे पहले कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुए थे रोड्स के, और कुछ जो हमारे 20 ईयर प्लान थे वो भी हमने कवर किए थे। ओके। अब हमें देखना है बेसिकली कि जो हमारे रोड्स है उनको डिजाइन करना है। क्या करना है? उनको डिजाइन करना है। ठीक। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, द सेकंड चैप्टर क्या है हमारा? ज्योमेट्रिकल डिजाइन ऑफ हाईवे। यहाँ पर इस ज्योमेट्रिकल का मीनिंग क्या है? तो देखो, ज्योमेट्रिकल का मीनिंग बेसिकली ये है कि हमको जो भी हमारा रोड है, हाईवे है, उसको डिजाइन करना है। डिजाइन करना है मतलब क्या करना है? उसके जो ज्योमेट्रिकल एलिमेंट्स है जैसे कि लाइंस, कैम्बर, ओके, ये हमें कैलकुलेट करना है। लेंथ ऑफ द रोड, लेंथ जैसे कि रेडियस हो गया, रेडियस ऑफ कर्व, ये सारे हमें फाइंड आउट करने हैं। ओके। उसकी वजह से इसे कहते हैं ज्योमेट्रिकल डिजाइन ऑफ हाईवे। अब हाईवे का डिजाइन क्यों करना है? हाईवे का डिजाइन हमें इसलिए करना है कि जो ट्रैफिक है वो मैक्सिमम सेफ्टी के साथ उस पर मूव कर सके और उस पर चांसेस कम हो एक्सीडेंट के। इसके लिए हमें डिजाइन करना होता है हाईवे। ओके। जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, हमारे पास हमें अलाइनमेंट को फिक्स करना होता है। तो हमारे पास अलाइनमेंट कितने होते हैं? दो अलाइनमेंट होते हैं। एक होता है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट और दूसरा होता है वर्टिकल अलाइनमेंट। ठीक। ये दोनों हमें डिजाइन करना है। ओके। तो डिजाइन क्यों करना है मैंने बता दिया। क्यों करना है डिजाइन? कि ऑप्टिमम एफिशिएंसी से हमारा जो ट्रैफिक है वो मूव करे विथ मैक्सिमम सेफ्टी। क्लियर? ठीक। नेक्स्ट बात आती है, देखो, अब क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट से बात करने, जब हम बात करेंगे क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स, उससे पहले हम ये देखेंगे कि जो मूवमेंट में हमें हेल्प करता है वो चीज क्या है, बताओ। जब हम मूव करते हैं अर्थ सरफेस पर तो उसमें हेल्प हमें कौन करता है? सही बात, सही पहचान, फ्रिक्शन। तो बात करते हैं फ्रिक्शन की। ओके। सो हियर आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट फ्रिक्शन। सो व्हाट डू यू मीन बाय फ्रिक्शन? तो देखो, फ्रिक्शन जो हमें मूवमेंट में हेल्प करता है। ओके। फ्रिक्शन की वजह से ही हम चल पाते हैं, मूव कर पाते हैं। देखो, कोई सरफेस है, मेरे पास दो सरफेस है, ये एक सरफेस है और ये एक सरफेस है। ये दोनों सरफेस स्मूथ है। मान लो कि ये दोनों सरफेस स्मूथ है। ओके। तो मैं इन दोनों सरफेस को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाता हूं। दोनों सरफेस कैसे है मेरे? स्मूथ है। अब मैं इन दोनों को कांटेक्ट में ले आया। क्या इसमें कोई फ्रिक्शन डेवलप होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब मैं इन दोनों को कांटेक्ट में ला रहा हूं तो इसका जो सरफेस एरिया है इस सरफेस का, और इसका जो सरफेस एरिया है इस सरफेस का, दोनों दोनों का कांटेक्ट इस तरीके से है कि उन दोनों के बीच में कोई जगह नहीं है। कोई जगह नहीं है, इसका मतलब क्या है कि उसमें कोई फ्रिक्शन डेवलप नहीं होगा, ये इजीली स्लिप कर जाएगा ऐसे। ओके। समझ में आया? तो मैंने क्या बताया, क्या समझ में आया इसमें से? कि ये एग्जांपल दिया मैंने आप लोगों को कि यहाँ पर अगर मैं दो सरफेस कांटेक्ट में लाता हूं जो कि स्मूथ है, उन दोनों के बीच में कोई जगह नहीं है, ओके, तो उनमें फ्रिक्शन डेवलप नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उन दोनों के बीच में कोई जगह नहीं है। तो यहां से क्या समझ में आता है कि फ्रिक्शन डेवलप होने के लिए दोनों सरफेस के बीच में कोई ना कोई जगह चाहिए, कोई ना कोई स्पेस चाहिए। आप खुद देख लो, अपना जो व्हीकल है उसका अगर टायर जो है वो अगर न्यू है तो उस न्यू टायर में क्या होता है? उसमें कोरुगेशंस होते हैं, है ना, जगह होती है। तो जब आप अगर किसी वेट पेवमेंट पे मूव करते हो, वेट पेवमेंट पे मूव करते हो, ये वेट पेवमेंट एग्जाम में पूछा जाता है, वेट पेवमेंट। ओके। जब आप न्यू टायर वेट पेवमेंट पे मूव करते हो, न्यू टायर वाली व्हीकल लेके, तो उसमें क्या होता है? उसमें कोरुगेशंस होते हैं। तो कोरुगेशंस होने के कारण वो जब पेवमेंट पर कांटेक्ट करेगा
उसका जो कांटेक्ट होगा पेवमेंट सरफेस पर, तो उसमें कुछ ना कुछ जगह होगी, दैट मीन्स वहां पर बेटर फ्रिक्शन ऑकर होगा कि नहीं होगा, बेटर फ्रिक्शन होगा। तो मैं ये कह सकता हूं वेट पेवमेंट विथ न्यू टायर, तो इसमें क्या होगा, बेटर फ्रिक्शन होगा, बेटर फ्रिक्शन। अब आप अगर बात करते हो वेट पेवमेंट है हमारा, वेट ही पेवमेंट है, और उस पर आप ओल्ड टायर लेके जाते हो, दैट मीन्स ओल्ड टायर का मतलब क्या है, उसमें कोई कोरुगेशंस नहीं बचते, है ना, कोई कोरुगेशन नहीं बचेंगे, स्मूथ टायर हो जाएगा वो। ओके, तो उस स्मूथ टायर को अगर आप वेट पेवमेंट में लेकर जाते हो तो वहां पर चांसेस ज्यादा होते हैं कि हमारी व्हीकल फेल हो जाए। क्यों? क्योंकि वहां पर कोई फ्रिक्शन नहीं मिलता, स्मूथ टायर है, कॉन्टेक्ट सरफेस क्या है, उसमें कोई अगर वो कॉन्टेक्ट सरफेस पर मतलब पेवमेंट पर कॉन्टेक्ट करता है तो उसमें पूरा का पूरा सरफेस कॉन्टेक्ट में आ जाता है, उसमें कोई स्पेस नहीं होती, तो उसकी वजह से वहां पर कोई फ्रिक्शन डेवलप नहीं होगा, और वहां पर चांसेस बन जाते हैं हमारे कि जो फ्रिक्शन है वो कम होने के कारण हमारे चांसेस बन जाते हैं कि वो हमारी व्हीकल स्लिप कर जाए। ओके, तो वहां पर फेलियर के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो मैं नेक्स्ट पॉइंट ये कह सकता हूं वेट पेवमेंट के केस में अगर ओल्ड टायर इट ऑफर नॉट गुड बैड फ्रिक्शन, आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, इट विल नॉट ऑफर अ बेटर फ्रिक्शन। ओके, ओल्ड टायर बेटर फ्रिक्शन नहीं ऑफर करता ऑन अ वेट पेवमेंट। बट अगर मैं बात कर लू ड्राई पेवमेंट, अब आप खुद बता सकते हो ड्राई पेवमेंट पर क्या होगा। तो ड्राई पेवमेंट की अगर मैं बात करता हूं तो देखो, न्यू टायर तो उसमें तो कोरुगेशन है, ड्राई पेवमेंट रहे या ना रहे, वेट पेवमेंट रहे या ना रहे, वो तो बेटर फ्रिक्शन देगा ही देगा। ओके, बट अगर मैं ओल्ड टायर को लेके जाता हूं ऑन ड्राई पेवमेंट मतलब जो गीली नहीं है, ओके, या फिर आप इसे रफ पेवमेंट भी कह सकते हो। ओके, तो ये रफ पेवमेंट है, ड्राई पेवमेंट है, इस पर अगर आप लेके जाते हो तो रफ पेवमेंट क्या होता है, उसमें बहुत सारे गड्ढे होते हैं, अंडुलेशंस होते हैं, तो अंडुलेशंस होने के कारण जो ओल्ड टायर था उसमें तो कोई कोरुगेशंस नहीं थे, उसमें कोई स्पेस नहीं था। बट रफ पेवमेंट में क्या होगा, उसमें स्पेसेस होंगे, उसमें स्पेस होगा तो क्या होगा, फ्रिक्शन डेवलप होगा। तो ओल्ड टायर के केस में फ्रिक्शन डेवलप होगा इन केस ऑफ ड्राई पेवमेंट। आप खुद देख सकते हो जो रफ पेवमेंट होता है उसमें अंडुलेशंस होते हैं, है ना, अंडुलेशंस होते हैं, ऑलरेडी अंडुलेशंस प्रेजेंट होते हैं इन रफ पेवमेंट और ड्राई पेवमेंट। ओके, तो ओल्ड टायर के चांसेस कम होते हैं उसमें फ्रिक्शन के, कि उसमें फ्रिक्शन कम डेवलप हो। ओके, तो वहां पर फ्रिक्शन ऑकर्ड होता है, बेटर फ्रिक्शन मिलता है इन केस ऑफ ओल्ड टायर। न्यू टायर में तो मिलेगा ही मिलेगा, है कि नहीं, न्यू टायर में तो ऑलरेडी जो कोरुगेशन है वो प्रेजेंट है, ओल्ड टायर में नहीं थे, तो ओल्ड टायर में नहीं थे तो ड्राई पेवमेंट खुद अब उसे दे रहा है कि मेरे पास है। ओके, तो मैं लिख सकता हूं दिस ओल्ड टायर ऑन अ ड्राई पेवमेंट और रफ पेवमेंट, ओल्ड टायर ऑफर बेटर फ्रिक्शन। आप लोग एक मुझे और एक बात बताओ, आप लोगों ने जहां सैंड है मतलब कोई कंस्ट्रक्शन चालू है वहां से अगर आप अपनी व्हीकल टू व्हीलर लेके जा रहे हो और उसका व्हीकल का टायर नया ही है, दैट मीन्स उसमें कोरुगेशन प्रेजेंट है, और आप जब उस सैंड से मूव करते हो तो क्या वहां पर स्लिप होती है आपकी व्हीकल, होती है, क्यों, वहां तो फ्रिक्शन होगा ना, आपका तो नया टायर है, नया टायर है उसमें कोरुगेशन है, तो वो तो फ्रिक्शन डेवलप करेगा ना, नहीं होना चाहिए था, बट हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि जब आप अपना न्यू टायर वहां पर लेके जाओगे तो वो जो सैंड होती है वो सैंड उस कोरुगेशंस में, जो कोरुगेशंस होते हैं उसमें फिल हो जाता है, दैट मीन्स वहां पर कॉन्टेक्ट फुल्ली प्रॉपर पूरा कॉन्टेक्ट में आ जाता है, दैट मीन्स वहां पर स्पेस नहीं बचता। जो कोरुगेटेड टायर है ना आपका, उस कोरुगेशन में वहां पर जो स्पेस होता है उस स्पेस में जो सैंड होती है वो पूरी तरीके से फिल हो जाती है। तो मेन रीजन यही है कि वो वहां पर फ्रिक्शन डेवलप नहीं कर पाता। क्लियर, ठीक, तो ये भी अगर क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो इसका ये जवाब है, क्या जवाब है, क्या आंसर करना है, कि जब न्यू टायर सैंड से मूव कर रहा हो तो वो सैंड उसके जो कोरुगेशन है, उसके जो स्पेस है उसमें पूरी तरीके से फिल हो जाता है।
पूरी तरीके से कांटेक्ट में आ जाता है, तो उसकी वजह से कोई कांटेक्ट सरफेस वहां पर कुछ स्पेसेस नहीं बचता, तो स्पेसेस नहीं बचता तो वहां पर फ्रिक्शन डेवलप नहीं होता। इसी की वजह से जो सैंड है उस पर हमारी जो व्हीकल है वो स्लिप कर जाती है। क्लियर? ठीक। अब देखो, फ्रिक्शन दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट इज, जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन दो तरीके के होते हैं। एक होता है लॉन्जिट्यूडिनल, लॉन्जिट्यूडिनल एंड सेकंड इज लैटरल। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, लॉन्जिट्यूडिनल फ्रिक्शन मतलब क्या, अलोंग द लेंथ डेवलप हो। लैटरल मतलब क्या, परपेंडिकुलर, दैट इज ट्रांसवर्स डायरेक्शन में डेवलप हो, ठीक है नहीं। तो ये जो लॉन्जिट्यूडिनल फ्रिक्शन है, जब हमारी व्हीकल अलोंग द लेंथ मूव कर रही है तब डेवलप होता है। ओके, सॉरी, जब हमारी व्हीकल अलोंग द लेंथ मूव कर रही है तब लॉन्जिट्यूडिनल फ्रिक्शन डेवलप होता है। अगर लैटरल की बात करें तो लैटरल फ्रिक्शन कब डेवलप होगा, कोई कर्व है, हॉरिजॉन्टल कर्व है, गाड़ी को ऐसे मूव करना है, तो वहां पर क्या होगा, उस व्हीकल पर एक फोर्स लगेगा, सुडो फोर्स। आप जानते हो कौन सा फोर्स है, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और एक सेंट्रीपिटल फोर्स। जो इनवर्ड लगता है उसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं और जो आउटवर्ड लगता है उसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। ओके, तो जब उस पर फोर्स लगेगा, कब लगेगा, जब हमारी व्हीकल मूव कर रही है हॉरिजॉन्टल कर्व पर। ओके, तो एक आउटसाइड फोर्स लगेगा उस व्हीकल पर, तो वो जो आउटवर्ड फोर्स लग रहा है उसको बैलेंस, उसके अपोजिट में जो फ्रिक्शन डेवलप होता है उसको बोलते हैं लैटरल फ्रिक्शन। ओके, लॉन्जिट्यूडिनल फ्रिक्शन कैसे डेवलप होता है, अलोंग द लेंथ, और लैटरल फ्रिक्शन कैसे डेवलप होता है, जब कोई व्हीकल मूव करना चाह रही है हॉरिजॉन्टल कर्व पर, तो इस डायरेक्शन में जो फ्रिक्शन डेवलप होगा उसे बोलते हैं लैटरल फ्रिक्शन। ओके, ठीक। नेक्स्ट, जो लॉन्जिट्यूडिनल फ्रिक्शन है इसकी वैल्यू आईआरसी ने दे रखी है, वो कहां से कहां वेरी करती है, 0.35 टू 0.40। ओके, जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे साइड डिस्टेंस के, तो हमें वहां पर फ्रिक्शन का जनरली लेना है कितना, दिस longitudinal friction is represented by f or mu, it is equal to 0.35। ये हमें जनरली कंसिडर करके चलना है कि लॉन्जिट्यूडिनल फ्रिक्शन इतना होता है। ओके, लैटरल फ्रिक्शन की वैल्यू दी है आईआरसी ने, वो है 0.15 और 0.14। ओके, तो ये हो गया हमारा लैटरल फ्रिक्शन। ये वैल्यूज याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चंस के फॉर्म में डायरेक्टली पूछे जाएंगे स्टेट एजेई और एसएससी जेई में भी। ओके, गेट में भी पूछ सकता है, वो नहीं लगा कि 1 मार्क का क्वेश्चन देना है तो वो दे देंगे आप लोगों को, है कि नहीं। ठीक, ओके। अब मैंने यहाँ पर कहा कि ये जो फ्रिक्शन है इसे जनरली कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी कहा जाता है। तो ये जो फ्रिक्शन होता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ लोड, प्रेशर एंड टेम्परेचर। दैट मीन्स मैं ये कह सकता हूं कि जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है हमारा, फ्रिक्शन, दिस फ्रिक्शन डिक्रीजेस, फ्रिक्शन डिक्रीजेस इफ वी इंक्रीजेस द टेम्परेचर। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं, इट इंक्रीजेस द टेम्परेचर, देन फ्रिक्शन हमारा क्या होगा, डिक्रीज होगा। इफ वी इंक्रीज द प्रेशर, प्रेशर ऑन टायर और लोड, देन इट विल आल्सो डिक्रीजेस। क्यों, तो देखो भाई, व्हील है, उस व्हील पर आप प्रेशर बढ़ा रहे हो, प्रेशर बढ़ा रहे हो तो उसका क्या है, देखना आप प्रैक्टिकली देखना, कोई भी एक टायर ले लेना और उसको उस पर प्रेशर लगाना, तो उसका जो कॉन्टेक्ट है वो इंक्रीज कर जाता है विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस। तो जब उसका कॉन्टेक्ट बढ़ जाएगा, कॉन्टेक्ट सरफेस बढ़ जाएगा, कॉन्टेक्ट एरिया बढ़ जाएगा, तो फ्रिक्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा। ओके, क्लियर। ओके, नेक्स्ट, अगर मैं लोड को भी इंक्रीज करूं, अगर कोई व्हील व्हीकल है उस पर मैं लोड भी इंक्रीज करूं, तो लोड इंक्रीज करने के कारण कॉन्टेक्ट एरिया भी बढ़ जाएगा, कॉन्टेक्ट एरिया बढ़ गया तो फ्रिक्शन जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। ओके, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें ही आता है ओके, यहाँ पर इस पर ध्यान मत देना। ओके, ये शायद गलती से रह गया है, चलो ठीक, कोई नहीं। हमें बात करनी है, फ्रिक्शन चल रहा है हमारा, ठीक। तो फ्रिक्शन में दो बात आती है, दो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है एसएससी जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से और ईएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके वो फेवरेट क्वेश्चन है। तो क्या कह सकता है, यहाँ पर दो थिंग्स आती है, एक है स्किड
that is skidding, and second is sleeping. ओके, फर्स्ट है स्लीपिंग एंड सेकंड है स्किडिंग। तो देखो इन दोनों को हमें समझना है। मैं एक ये टायर ले लेता हूं, ओके, गोल नहीं है लेकिन आप मान लो कि ये सर्कल ही है, सर्कुलर टायर है, ओके ठीक। अगर मैं स्किडिंग की बात करूं तो स्किडिंग के केस में क्या होता है कि जो सर्कुलर मोशन है इस व्हील का, इस टायर का सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, अगर मैं स्किडिंग की बात करूं तो सर्कुलर मोशन उसमें नहीं होता है, बट लीनियर मूवमेंट, लीनियर मूवमेंट इज देयर। ओके, क्या कहा मैंने? स्किडिंग इज दैट इन विच द सर्कुलर मोशन ऑफ व्हील नॉट देयर। ओके, सर्कुलर मोशन वहां पर नहीं होता है बट लीनियर मूवमेंट होता है। ओके, तो ये हो गया स्किडिंग। ठीक, आप अगर देखो, आप मूव करते आ रहे हो, फास्ट मूव करते आ रहे हो, अब जब सडन ब्रेक लगाते हो तो आपका व्हील क्या है? व्हील रुक जाता है, उसका सर्कुलर मोशन जो होता है वो रुक जाता है ब्रेक लगाने के बाद। ओके, बट आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक वो तो उसका तो मूवमेंट रुक गया बट वो घसीटते हुए कुछ आगे तक जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? स्कीडिंग। वो स्कीड कर रहा है कि नहीं? क्या कहा मैंने कि आप एक स्पीड से मूव कर रहे हो, आप लोगों ने ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाने के बाद क्या हुआ? उसका सर्कुलर मोशन जो था वो खत्म हो गया, मतलब सर्कुलर मोशन रुक गया उस व्हील का। बट आफ्टर द सर्कुलर मोशन जब रुक जाता है तो उसका कुछ लीनियर मूवमेंट होता है, उस व्हील का लीनियर मूवमेंट होता है, उसे बोलते हैं स्कीडिंग। ओके ठीक, अब बात करते हैं स्लीपिंग की। तो स्लीपिंग में क्या होता है? इसमें सर्कुलर मोशन जो व्हील का होता है, वो प्रेजेंट होता है। ओके, सर्कुलर मोशन विल बी देयर बट लीनियर मूवमेंट जो होता है उस व्हील का वो नहीं होता है। लीनियर मूवमेंट विल नॉट बी देयर। ओके, लीनियर मूवमेंट नहीं होता है बट सर्कुलर मोशन होता है। आप अगर देखो देखो अगर कीचड़ में आप अपनी बाइक लेके गए हो, कीचड़ में आपका व्हील फंसा हुआ है, आप एक्सेलरेट करते हो तो वहां पर क्या होता है? सर्कुलर मोशन बढ़ते हैं, उस व्हील का सर्कुलर मोशन बढ़ता है, ठीक है नहीं? सर्कुलर मोशन बढ़ता है बट लीनियर मूवमेंट क्या है? लीनियर मूवमेंट वहां पर जीरो है, तो उसे हम कहते हैं स्लिपिंग। जैसे ऐसे ऐसे मूव करेगा वो इधर से इधर हो जाएगा, स्लिप कर गया ना, है कि नहीं? तो उसे बोलते हैं स्लीपिंग। वहां पर सर्कुलर मोशन बहुत ज्यादा होता है बट लीनियर मूवमेंट वहां पर नहीं होता है। ओके, ये चीजें याद रख लेना क्योंकि ये क्वेश्चंस हमेशा एसएससी जेईई में पूछे जाते हैं और ईएससी में भी पूछे जाते हैं। ठीक ठीक, तो देखो हमारे पास कोई रोड है, ओके, रोड है, तो रोड पे कुछ एंडुलेशंस होंगे, है कि नहीं? ऐसा थोड़ी होता है कि जो रोड हमने बना दिया तो उस पे कोई एंडुलेशंस नहीं होगा, उसमें कोई गड्ढे नहीं होंगे। तो ये जो अनइवननेस होता है रोड में, जो अंडुलेशंस होते हैं, इसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे कहते हैं बम्प इंटीग्रेटर। बम्प इंटीग्रेटर, ओके, तो इसकी हेल्प से हम अंडुलेशंस डिटरमाइन कर सकते हैं और ये जो वैल्यू देता है उसे कहते हैं अनइवननेस इंडेक्स। अनइवननेस इंडेक्स क्या कहते हैं? अनइवननेस इंडेक्स। और ये वैल्यू किस में देता है? इन सेंटीमीटर पर किलोमीटर। अब इसका मीनिंग क्या है कि ये अनइवननेस इंडेक्स सेंटीमीटर पर किलोमीटर दे रहा है? दैट मीन्स ये क्या करेगा? ये इंस्ट्रूमेंट क्या करता है? 1 किलोमीटर लेंथ पर मूव करता है और उस 1 किलोमीटर लेंथ ऑफ द रोड पर कितने अंडुलेशंस है और उनका डेप्थ कितना है, उन डेप्थ्स को ऐड करता है। दैट मीन्स ये एक 1 किलोमीटर अपना रोड है, ठीक, यहाँ पर कुछ एंडुलेशंस है, मान लो कि ये 1 सेंटीमीटर है। ओके, ये इसने बूम इंडिकेटर ने कैलकुलेट कर लिया। यहाँ से वो आगे मूव करा तो यहाँ पर भी एक एंडुलेशंस है, ये है 2 सेंटीमीटर का। ओके, तो यहाँ पर भी उन्होंने क्या करा, बूम इंडिकेटर ने ये भी ऐड कर लिया, तो टोटल ये 1 किलोमीटर लेंथ है। ओके, तो 1 किलोमीटर लेंथ ऑफ द रोड पर मूव करा, ऐसा मूव करते 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 यहाँ आया, यहाँ पर भी एक एंडुलेशन है 5 सेंटीमीटर। तो बूम इंडिकेटर ने क्या करा, ये भी रीड कर लिया,
बूम इंडिकेटर क्या करता है, ये जो अंडुलेशन है 1 किलोमीटर लेंथ ऑफ द रोड में उन सबको ऐड कर देता है। दैट मीन्स यहाँ पर कितने 1 सेंटीमीटर, दिस इज 2 सेंटीमीटर एंड दिस इज 5 सेंटीमीटर, दैट मीन्स इट इज 8 सेंटीमीटर। तो ये क्या करता है, अनइवननेस इंडेक्स के रूप में फॉर्म में हमें वैल्यूज देता है। तो ये वैल्यू देगा 8 सेंटीमीटर पर किलोमीटर। इसका मीनिंग क्या है, 1 किलोमीटर में 8 सेंटीमीटर का अनइवननेस है। ओके, तो अनइवननेस हम किसकी हेल्प से कैलकुलेट करते हैं, बाय यूजिंग बूम इंटीग्रेटर। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूछा जा सकता है। क्लियर, ठीक। ओके, तो देखो अगर मैं बात करूं फॉर गुड पेमेंट, फॉर गुड पेमेंट, फॉर गुड पेमेंट the unevenness index, the unevenness index, अनइवननेस इंडेक्स जो होता है शुड नॉट एक्सीड, मतलब इससे ज्यादा नहीं चाहिए, शुड नॉट बी ग्रेटर देन 150 सेंटीमीटर पर किलोमीटर। ओके, तो जो अनइवननेस इंडेक्स है फॉर गुड पेमेंट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 150 सेंटीमीटर पर किलोमीटर। अनइवननेस जो होगा 1 किलोमीटर रोड में वो 150 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तभी वो कंसिडर कहलाएगी कि वो गुड पेमेंट है। ओके, अब बात करते हैं ज्योमेट्रिकल एलिमेंट्स की। ठीक, ये एक फिगर है, मैंने यहाँ पर क्रॉस सेक्शन बनाया हुआ है रोड का, इसमें सारे एलिमेंट्स मैंने दिखाए हुए हैं। ओके, ये क्या होता है, ये होता है कैरेज वे जिस पर ट्रैफिक कैरी की जाती है। ओके, ठीक, ये होता है कैरेज वे। नेक्स्ट, इसके साइड में, इसके एजेस पर ये जो है यहां से लेके यहां तक ये है शोल्डर, यहां से लेके यहां तक ये शोल्डर जो होते हैं ना ये दोनों साइड में प्रोवाइड किए जाते हैं रोड के। ओके, तो ये है शोल्डर, शोल्डर के साइड में ये जो होता है ये थोड़ा सा स्पेस हम छोड़ देते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें विजन मिलता है, साइड जो हम साइड कर पाते हैं, जो आगे से कोई कार आ रहा है एक्सीडेंट को रिड्यूस हो जाता, मतलब चांसेस हो जाते हैं कि एक्सीडेंट, ये अगर रोड मार्जिन हम प्रोवाइड नहीं करेंगे। यहाँ पर देखो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, देखो ये जो रोड मार्जिन है यहाँ पर शोल्डर यहाँ खत्म हो गया, यहाँ पर हम कुछ जगह छोड़ते हैं, इसे बोलते हैं रोड मार्जिन। ओके, यहाँ पर भी ये शोल्डर है, इसके साइड में हम कुछ जगह छोड़ते हैं, उसे क्या कहते हैं, रोड मार्जिन। ये किसके लिए होता है, टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ एक्सीडेंट, इसके लिए टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ एक्सीडेंट। ओके, तो रोड मार्जिन हम एक्सीडेंट के चांस कम करने के लिए प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट, चांस कब कम होंगे, जब हम ट्रेवल कर रहे हैं रोड पे और आगे से हमें साइट होना चाहिए ना कि आगे से कोई आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो फॉर टू साइट द नेक्स्ट व्हीकल विच इज कमिंग फ्रॉम अपोजिट साइड, वो हमें दिखना चाहिए, इसके लिए हम यहाँ पर रोड मार्जिन प्रोवाइड करते हैं। ओके, शोल्डर भी उसी के लिए ही होता है, बट वो इमरजेंसी लेन के फॉर्म में हम वहां पर यूज कर सकते हैं। ओके, ठीक। ओके, अब हमें देखना है ज्योमेट्रिकल एलिमेंट्स। तो सबसे पहले बात करते हैं ज्योमेट्रिकल एलिमेंट्स में कैम्बर की। ओके, तो मैं यहाँ पर हेडिंग दे देता हूं, ज्योमेट्रिकल एलिमेंट्स ऑफ हाईवे। ज्योमेट्रिकल एलिमेंट्स ऑफ हाईवे। तो चलो बात करते हैं ज्योमेट्रिकल एलिमेंट्स ऑफ हाईवे में। सबसे पहले कलर चेंज कर लेते हैं, कौन सा कलर है, ब्लैक ले लेते हैं। ओके, ठीक। ज्योमेट्रिकल एलिमेंट्स ऑफ हाईवे में बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट विच इज कैम्बर। जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, क्या बताया था, क्या बताया था, मैकेडम ने बताया था कि टू ड्रेन द वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ रोड वी विल हैव टू प्रोवाइड सम स्लोप इन द ट्रांसवर्स डायरेक्शन टू द रोड। ओके, हमें स्लोप प्रोवाइड करना होता था टू ड्रेन द वाटर फ्रॉम द सरफेस, ये मैकेडम ने बताया था। ओके, तो उन्होंने क्या करा था, उन्होंने बताया था कि आप स्लोप कैलकुलेट करके भी प्रोवाइड कर सकते हो, इसी की वजह से हमने उसको बोला था कि वो एक साइंटिफिक मेथड है विच इज फर्स्ट साइंटिफिक मेथड। ओके, तो देखो
कैम्बर क्या होता है? कैम्बर होता है इट इज द ट्रांसवर्स स्लोप, इट इज द ट्रांसवर्स स्लोप, it is the transverse slope which is provided, which is provided to the road or to the pavement, to the pavement to drain off the rainwater, to drain off the rainwater from the pavement, from the pavement surface. ओके ये है डेफिनेशन ऑफ कैम्बर। कैम्बर क्या होता है? इट इज द ट्रांसवर्स स्लोप व्हिच इज प्रोवाइडेड टू द पेवमेंट इन ऑर्डर टू ड्रेन ऑफ द रेन वाटर फ्रॉम द पेवमेंट सरफेस। देखो मैंने ऐसे बना दिया पेवमेंट, अगर बारिश होगी तो इस पर पानी रुकेगा, तो क्या करना है? कैम्बर क्या कह रहा है कि ट्रांसफर डायरेक्शन में स्लोप स्लोप प्रोवाइड कर दो। तो ट्रांसफर डायरेक्शन क्या होगा? ये हो गया लॉन्जिट्यूडनल और ये हो गया ट्रांसवर्स, तो स्लोप ऐसे प्रोवाइड कर दो। अब ऐसे अगर प्रोवाइड करोगे तो यहाँ पर जो बारिश आएगा वो यहाँ से यहाँ चला जाएगा, यहाँ से यहाँ से चला जाएगा वाटर, ठीक है नहीं? तो ये कह रहा है कि कैम्बर जो प्रोवाइड करना है, कैम्बर कुछ इस तरीके से प्रोवाइड करो कि उसको कुछ स्लोप दे दो। तो स्लोप अगर आप देते हो तो यहाँ से बारिश का पानी यहाँ से चला जाएगा, यहाँ से ये चला जाएगा, है कि नहीं? तो कुछ इस तरीके से कैम्बर प्रोवाइड करना होता है। ठीक ठीक ओके। तो कैम्बर हम दो तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं। कैम्बर जो होते हैं उनके दो दो तरीके के शेप होते हैं, एक होता है स्ट्रेट लाइन कैम्बर और सेकंड होता है पैराबोलिक कैम्बर। ठीक, तो बात करते हैं पैराबोलिक कैम्बर एंड स्ट्रेट लाइन कैम्बर की। कैम्बर हम दो तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं, एक है पैराबोलिक एंड सेकंड इज स्ट्रेट लाइन। ओके ठीक, पैराबोलिक कैम्बर मतलब कैसे प्रोवाइड करना है? कुछ इस तरीके से, ओके इस तरीके से प्रोवाइड करना होता है। स्ट्रेट लाइन में कैसे प्रोवाइड करना है? कुछ इस तरीके से, है कि नहीं? दोनों में भी वाटर का ड्रेन ही हो रहा है, मतलब यहाँ से भी वाटर ड्रेन कर सकता है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, बट इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, दोनों में भी ड्रेन करना है। बट अगर मैं बात करूँ, हमारे पास दो पेमेंट होती है, एक होता है फ्लेक्सिबल पेमेंट और दूसरा होता है रिजिड पेमेंट। क्या मैं रिजिड पेमेंट पैराबोलिक फॉर्म में बना सकता हूँ? नहीं बना सकता। नाम से ही पता चल रहा है कि वो रिजिड है। रिजिड है मतलब क्या है? रिजिड में हम क्या यूज कर सकते हैं? कंक्रीट। तो कंक्रीट कभी पैराबोलिक हम बना सकते हैं? ऐसे बना सकते हैं, बट डिफिकल्ट होगा। तो यहाँ पर जो पैराबोलिक पेवमेंट है, ये पैराबोलिक कैम्बर है, वो सिर्फ हम फ्लेक्सिबल पेवमेंट में यूज करते हैं। कहां पर? फ्लेक्सिबल पेवमेंट में। इट इज जनरली यूज्ड इन फ्लेक्सिबल पेवमेंट एंड कब? जब स्पीडी व्हीकल हमें अलाउ करना है, स्पीडी ट्रैफिक हमें अलाउ करना है, तो पैराबोलिक कैम्बर इज जनरली प्रोवाइडेड फॉर द स्पीडी मूवमेंट। स्पीड इस पर फास्ट होती है। ओके ठीक, अब बात करते हैं स्ट्रेट लाइन कैम्बर। पैराबोलिक कैम्बर मैंने बना दिया। पैराबोलिक कैम्बर जो होता है कब प्रोवाइड करना है? जब हमारा पेमेंट फ्लेक्सिबल पेमेंट हो। सेकंड केस क्या बताई कि उस पर जो स्पीड होती है वो फास्ट होती है ऑफ व्हीकल। ठीक ओके, अब इस पर से फास्ट चला सकते हो। स्ट्रेट लाइन कैम्बर की अगर मैं बात करूं तो स्ट्रेट लाइन कैम्बर ओनली प्रोवाइडेड इन केस ऑफ रिजिड पेवमेंट। तो ये रिजिड पेवमेंट में ही प्रोवाइड किया जाता है। इसमें दिक्कतें क्या आती है? देखो कुछ इस तरीके से, यहां से ट्रैफिक मूव कर रही है और यहां से भी ट्रैफिक मूव कर रही है ना? ठीक है नहीं? यहां से ट्रैफिक मूव कर रही है, आपको मैं ऐसे बताता हूँ। ये कुछ इस तरीके से है, इस तरीके से ये ऊपर प्रोवाइड कर रखा है, ये हमारा कैरेज वे है और ये भी कैरेज वे है। यहां से जो ट्रैफिक मूव कर रहा है, यहां से जो ड्राइवर जा रहा है, उसे अगर इस लेन में आना है, इस लेन में आना, इस लेन में, तो उसे तो यहां से अपनी व्हीकल लेके आना होगा ना।
तो जब वो यहाँ से व्हीकल अपनी मूव कर पाएगा तो वहां पर दिक्कत क्या होगी, इस क्राउन की वजह से दिक्कत होगी। तो डिफिकल्ट होगा उसके लिए कि वो अपनी व्हीकल यहाँ से इस साइड ले आओ, टॉपल कर जाए, या फिर वो वहां पर एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे। ओके, तो स्ट्रेट लाइन कैम्बर हम सिर्फ रिजिड पेवमेंट में प्रोवाइड करते हैं और वहां पर व्हीकल स्पीडी मूवमेंट नहीं कर सकती। ठीक, ये बात हो गई कैम्बर की। अब जैसे कि मैकडम ने बताया था, कैम्बर अगर आपको डिजाइन करना है, स्लोप अगर आपको प्रोवाइड करना है, तो उसके लिए आप लोगों को दो जो थिंग्स उन्होंने बताई थी, दो बातें बताई थी कि उनको कंसिडर करके ही आप लोगों को स्लोप कैलकुलेट करना है। तो कैम्बर कैम्बर क्या है, एक स्लोप ही है। तो इसको भी जब हम प्रोवाइड करेंगे तो उन दो चीजों को कंसिडर जरूर करेंगे। वो दो चीजें क्या थी, जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, एक था अमाउंट ऑफ रेनफॉल। First thing is that amount of rainfall, and next क्या थी, types of pavement surface, है कि नहीं। जहां पर बहुत ज्यादा बारिश हो रही है वहां ज्यादा कैम्बर प्रोवाइड करना पड़ेगा, और जहां पर कम हो रही है वहां पर कम कैम्बर प्रोवाइड करना पड़ेगा, है कि नहीं। अगर कोई पेवमेंट सरफेस है जिसका सरफेस स्मूथ है तो वहां पर कैम्बर हमें कम प्रोवाइड करना है, क्योंकि स्मूथ है तो वहां से इजीली जो वाटर है वो ड्रेन कर जाएगा। बट अगर रफ है हमारा पेवमेंट सरफेस तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, कैम्बर ज्यादा प्रोवाइड करना पड़ेगा। कैम्बर अगर ज्यादा प्रोवाइड करेंगे तभी तो वो वाटर मूव कर पाएगा, वहां से ड्रेन कर पाएगा। ओके, तो इसकी कुछ वैल्यूज है ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ रेनफॉल एंड टाइप ऑफ पेवमेंट सरफेस को कंसिडर करके ये वैल्यूज एग्जाम में पूछी जाती है। तो एक टेबल बना लेते हैं हम यहाँ पर, तो बना लो एक टेबल, और टेबल में सबसे पहले हेडिंग देना है टाइप्स ऑफ पेवमेंट सरफेस। टाइप्स ऑफ सरफेस, ओके। यहां पर सेकंड में लिखना है कैम्बर। ठीक ठीक, कैम्बर में भी देखेंगे हम। फर्स्ट वन इज लाइट रेनफॉल, जहां पर कम बारिश होती हो, लाइट रेनफॉल। और यहां पर होगा हाई रेनफॉल। ओके, ठीक। तो चलो देखते हैं वन बाय वन टाइप्स ऑफ सरफेस के लिए कैम्बर की वैल्यूज क्या है, और ये वैल्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस, इन पर क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं एसएससी जेईई में। ओके, सबसे पहले जो हमारा पेवमेंट सरफेस है वो है सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट। ओके, तो फर्स्ट इज सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट। ओके, तो सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट की अगर बात करें तो वहां पर कैम्बर जो प्रोवाइड करना होता है फॉर लाइट रेनफॉल वो होता है 1.7%, एंड फॉर हाई रेनफॉल इट इज 2%। ये वैल्यूज आईआरसी ने दे रखी है, ये आप लोगों को याद रखना ही होगा। मैं इसमें कुछ समझा नहीं सकता कि कैसे याद रखना है, आप खुद ट्रिक्स बना लो, कैसे याद रखना है, क्या रखना है, वो आपका क्वेश्चन है। ओके, आपका क्वेश्चन आपका ही रहेगा, मेरा नहीं। तो ये हो गया फर्स्ट टाइप्स ऑफ सरफेस, जिसके लिए लाइट रेनफॉल 1.7% कैम्बर प्रोवाइड करते हैं, एंड फॉर हाई रेनफॉल इट इज 2%। ओके, सेकेंड जो सरफेस होता है वो होता है बिटुमिनस पेवमेंट। जैसे कि बिटुमिनस पेवमेंट कौन से होते हैं, फ्लेक्सिबल बिटुमिनस पेवमेंट। तो सेकेंड इज बिटुमिनस पेवमेंट, एंड फॉर दैट स्लोप जो होती है वो कितनी होती है, लाइट रेनफॉल के लिए 2% होती है, एंड फॉर हाई रेनफॉल इट इज 2.5%। ओके, ठीक। थर्ड जो पेवमेंट सरफेस है वो है वाटर बाउंड मैकेडम। वाटर बाउंड, दैट इज WBM सरफेस, वाटर बाउंड मैकेडम, ये एक सरफेस है। ओके, इसे WBM सरफेस कहते हैं। फॉर WBM इट इज 2.5% फॉर लाइट रेनफॉल एंड 3% फॉर हाई रेनफॉल। नेक्स्ट जो होता है वो है अर्दन सरफेस। अर्दन surface, and for that
द लाइट रेनफॉल कैम्बर इज, लाइट रेनफॉल के लिए कैम्बर कितना होगा 3%, एंड फॉर हाई रेनफॉल इट इज 4%। क्लियर? ठीक, ओके। तो ये वैल्यूज याद रख लेनी है। कैसे? यहाँ पर देखो सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट है, तो यहाँ पर लाइट रेनफॉल में 1.7% एंड फॉर हाई रेनफॉल 2%, बिटुमिनस पेवमेंट में 2%, 2.5%, 0.5 से 0.5 बढ़ाते जाना है। वाटर बाउंड में देखो 2.5% एंड 3% फॉर हाई रेनफॉल। अर्दन सरफेस में देखो लाइट रेनफॉल के लिए 3% प्रोवाइड किया गया है और हाई रेनफॉल के लिए 4%। ओके, तो ये हो गया हमारा कैम्बर। अब इसमें एक नोट करके लिख लो, क्योंकि अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोगों को वो आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ व्हाट एक्चुअल नोट इज। तो देखते हैं सबसे पहले नोट में। तो देखो इक्वेशन ऑफ कैम्बर क्या है, हमें एक इक्वेशन है ओके कैम्बर के लिए। द पैराबोलिक इक्वेशन फॉर अ कैम्बर, यहाँ पर नोट में लिख लेना the equation of parabolic camber, the equation of parabolic camber having n number of lanes, having n number of lanes, each with w, उनकी विड्थ कितनी है w। तो इक्वेशन क्या है उस पैराबोलिक कैम्बर का, y is equals to nx square, sorry 2x square, this is 2x square divided by nw। ओके, तो इसको याद रखना है, कभी पूछा नहीं गया है अभी तक लेकिन पूछ सकता है। ओके, द इक्वेशन ऑफ पैराबोलिक कैम्बर हैविंग n नंबर ऑफ लेन्स एंड each width w, तो उसके लिए जो इक्वेशन है वो है y is equals to 2x square upon nw। ओके, ठीक। अब बात आती है नेक्स्ट एलिमेंट की। यहाँ पर हमने फर्स्ट एलिमेंट देखा कैम्बर, सेकेंड एलिमेंट इज विड्थ ऑफ रोड। ओके, तो विड्थ ऑफ रोडवे देखते हैं व्हाट कितना है और कैसे डिसाइड करना है। तो सेकेंड इज विड्थ ऑफ लेन और रोडवे। ठीक, देखो विड्थ डिपेंड करती है नंबर ऑफ लेन्स पर। ओके, अगर मैं बात करूं सिंगल लेन रोडवे है तो उसके लिए क्या होता है, फॉर सिंगल लेन रोड, फॉर सिंगल लेन रोड, तो सिंगल लेन रोड के लिए जो विड्थ होती है वो होती है 3.75 मीटर। ओके, अगर मैं बात करूं डबल लेन रोड, फॉर डबल लेन रोड, अब इस डबल लेन में भी दो बात आती है, इसकी जो विड्थ है उनको भी दो तरीके से डिवाइड किया गया है। एक होता है विथ कर्व, विथ कर्व, कर्व क्या होता है, जो बाउंड्री होती है ना रोड की, आप लोग देखोगे कि ये कोई रोड है ओके, इस रोड के एज पर यहां पर एक कलरिंग होती है ब्लैक एंड व्हाइट ऐसे कुछ, तो उसको बोलते हैं कर्व। ओके, और इस कर्व की जो विड्थ होती है वो होती है 0.25 मीटर। कितना, 0.25 मीटर। द विड्थ ऑफ द कर्व इज 0.25 मीटर। ओके, ठीक। तो विथ कर्व होता है एक डबल लेन रोड विथ कर्व एंड डबल लेन रोड विदाउट कर्व, सेकंड होता है विदाउट कर्व। तो विथ कर्व जब लेंगे हम तो वहां पर होता है 7 मीटर एंड विदाउट कर्व अगर लेते हैं तो वहां पर होता है 7.5 मीटर। ओके, फॉर डबल लेन रोड विद कर्व। ओके, एक मिनट, यहां पर मैंने उल्टा बता दिया आप लोगों को, थोड़ा सा मैं इरेज कर लेता हूं ताकि आप लोगों को मेरी मिस्टेक
पता चल जाए, है कि नहीं। मैंने तो मिस्टेक नहीं करी, लेकिन मेरे हैंड नहीं करती, हाथों से लिख दिया मैंने। चलो, विथ कर्व जो होता है वहां पर जो इसकी लेंथ होती है वो होती है 7.5 मीटर। क्यों क्यों क्योंकि मैं अगर मल्टी लेन की बात करूं, यहाँ पर मैं सबसे पहले बता देता हूं आप लोगों को मल्टी लेन के लिए, विड्थ फॉर मल्टी लेन रोड। तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं हम फॉर मल्टी लेन के लिए? मल्टी लेन के लिए होता है 3.5 मीटर पर लेन। अगर सिंगल लेन है तो 3.5 मीटर, अगर डबल लेन है तो 3.5 इंटू 2 दैट इज 7 मीटर। ओके, ठीक। अगर मेरा डबल लेन है, ये डबल लेन है मेरा, तो डबल लेन है तो डबल लेन के लिए विड्थ क्या हो जाएगी? 3.5 मीटर इंटू 2, तो ये कितना आ रहा है? 7 मीटर। अगर मैं कर्व को भी कंसीडर करूं, कर्व जो है मेरे उसको भी कंसीडर करूं, तो ये कितना है? कर्व की विड्थ कितनी है? 0.25 मीटर। और यहाँ पर भी देखो ये कितना है? 0.25 मीटर। इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं तो ये हो गया 0.5, और ये बीच का कितना है? 7 मीटर। तो 7 प्लस 0.25 ये कितना हो जाएगा? 0.5, 7.5 मीटर। ठीक। अगर विद कर्व हो तो ये हो जाएगा 7.5 मीटर, अगर विद आउट कर्व है तो वो हो जाएगा 7 मीटर। क्लियर? ठीक। मल्टी लेन के लिए हम विड्थ कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर मल्टी लेन में n लेन है तो ये हो जाएगा 3.5 n, 3.5 n। क्लियर? जी, ये हो गए विड्थ ऑफ रोड जो हमारा सेकंड एलिमेंट है। अब थर्ड बात करते हैं मीडियंस। आप लोगों को पता होगा मीडियंस क्या होते हैं? ट्रैफिक सेपरेटर, डिवाइडर जिसे बोलते हैं हम, उसे ही कहते हैं मीडियंस। ओके, तो नेक्स्ट है ट्रैफिक सेपरेटर, और इसे कहते हैं मीडियंस। Medians, it is basically a traffic separator which divide the traffic in two way. Okay? जो दो ट्रैफिक आ रही है ऐसे उनको डिवाइड कर देता है, उनको डिवाइड करता है, बीच में हम डिवाइडर लगा देंगे और ट्रैफिक को डिवाइड कर देंगे, एक इस साइड और एक इस साइड। जो इस साइड जा रहे हैं वो इस साइड जाएंगे, और जो इस साइड आ रहे हैं वो इस साइड आएंगे, तो दोनों डिवाइड कर देंगे। तो वो किससे डिवाइड करते हैं? मीडियंस की हेल्प से। दैट इज ट्रैफिक सेपरेटर। ओके, ठीक। तो आईआरसी ने ये जो मीडियंस है इसकी कुछ विड्थ रेकमेंड करी है। तो देखो यहाँ पर दो बात आती है, एक होती है डिजायरेबल विड्थ और एक होती है एब्सोल्यूट विड्थ। तो यहाँ हम दो बात करेंगे। आईआरसी ने दो टर्म्स में बात करी थी, एक एब्सोल्यूट विड्थ और सेकंड टर्म्स में बात करी थी डिजायर विड्थ। ओके, तो डिजायर विड्थ हम कब यूज करेंगे? जो डिजायर है मतलब आशा है हमारी, हमें चाहिए उतना, तो ये कब यूज करेंगे हम? जब हमारे पास एरिया सफिशिएंट हो तो हम उतना तक यूज कर सकते हैं। बट एब्सोल्यूट की मतलब क्या? एब्सोल्यूट मतलब ये कि हमारे पास एरिया सफिशिएंट नहीं है, स्पेस सफिशिएंट नहीं है, तो मिनिमम इतना प्रोवाइड करना ही है। ओके, तो ये आईआरसी ने दिया हुआ है। तो मीडियंस के लिए जो एब्सोल्यूट विड्थ दी गई थी वो दी गई थी एब्सोल्यूट width for median is 1.2 meter for medians, but desirable कितनी थी? desirable width is 5 meter। क्यों? डिजायरेबल विड्थ हम कब प्रोवाइड करेंगे? जब हमारे पास एरिया सफिशिएंट हो, स्पेस सफिशिएंट हो। बट एब्सोल्यूट विड्थ कब प्रोवाइड करेंगे? जब हमारे पास एरिया सफिशिएंट ना हो। बट इतनी हमें प्रोवाइड करनी है, एब्सोल्यूट विड्थ जो है इतनी तो हमें प्रोवाइड करनी है भाई, इससे कम नहीं चलेगा। ये आईआरसी ने दे रखा है, तो ये वैल्यूज आप लोगों को याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा इस पर। क्लियर? ठीक। नेक्स्ट आता है शोल्डर। देखा ना हमने, यहां पर देखो यहाँ पर मैंने क्रॉस सेक्शनल जो एलिमेंट्स दिखाए थे, यहाँ पर ये शोल्डर आता है, कैरेज वे आता है। ओके, तो देखो अब शोल्डर की बात करते हैं। तो शोल्डर क्या है? फोर्थ पॉइंट इज शोल्डर। शोल्डर किसका? रोड का। अपना भी शोल्डर देखो कहां पर है, साइड में है। देखो ना ये शोल्डर साइड में तो है कि नहीं? तो रोड का भी साइड में ही होता है। ठीक, तो फोर्थ थिंग इज दैट शोल्डर, SHOULDER, दिस इज शोल्डर।
तो शोल्डर क्या होता है बेसिकली रोड में, इट इज जनरली प्रोवाइडेड along the edges of the road on both the side. It is generally provided along the roads edges on both side. ये दोनों साइड हम प्रोवाइड करते हैं. It act as emergency lane. It act as emergency lane. ये क्या है? ये इमरजेंसी लेन की तरह हम इसे यूज कर सकते हैं. मान लो कि आप रोड से ट्रेवल कर रहे हो और आपकी व्हीकल में कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो क्या आप अपनी व्हीकल उस कैरेज वे पे रोक सकते हो? वहां कैरेज वे जो होता है उस पे तो कंटिन्यूअस ट्रैफिक मूव कर रही है. अगर आपकी व्हीकल आप वहां पे रोक दोगे तो कोई आके आपको ठोक देगा, है कि नहीं? तो आप वहां पर अपनी व्हीकल रोक नहीं सकते. तो इस केस में, इमरजेंसी के केस में, आप व्हीकल कहां पर रोकोगे? शोल्डर पर. ठीक, तो आपको अपनी व्हीकल पार्क कहां करनी है? शोल्डर पर करनी है. तो शोल्डर इसकी वजह से इमरजेंसी लेन्स की तरह एक्ट करता है. अपने इंडिया में इमरजेंसी लेन जो होती है अपनी शोल्डर, उसको भी एक रोड की तरह ही यूज करते हैं. बट एक्चुअल में क्या है? एक्चुअल में अगर आप देखते हो थियोरेटिकली, तो इस पर ट्रैफिक मूवमेंट अलाउ नहीं होती है. ये सिर्फ इमरजेंसी लेन है, यहाँ पर आप अपनी व्हीकल रोक सकते हो. ओके ओके. तो आईआरसी ने भी इसकी कुछ विड्थ प्रोवाइड करी है. तो अकॉर्डिंग टू द आईआरसी, द विड्थ, यहाँ पर भी हम दो तरीके की बात करेंगे, एक एब्सोल्यूट विड्थ और एक डिजायरेबल विड्थ. ओके, तो एब्सोल्यूट विड्थ आप लोगों को अगर पता हो कि एक जो व्हीकल होती है उसकी विड्थ कितनी होती है, अप्रोक्सीमेट 2.5 मीटर होती है, तो आप जो शोल्डर प्रोवाइड करेंगे वो लेस देन 2.5 मीटर प्रोवाइड नहीं कर सकते. तो एब्सोल्यूट विड्थ कितनी होगी शोल्डर की? एब्सोल्यूट width of shoulder is never less than 2.5 मीटर. दैट मीन्स आपको 2.5 मीटर प्रोवाइड करना ही है, एरिया रहे या ना रहे. आपके पास एरिया सफिशिएंट है या ना है इससे कोई मतलब नहीं, बट एब्सोल्यूट जो विड्थ होगी ये 2.5 मीटर प्रोवाइड करना ही है. ओके, ठीक. और डिजायरेबल विड्थ, जब आपके पास सफिशिएंट एरिया हो तो आपको डिजायरेबल विड्थ कितना प्रोवाइड करना है? दिस डिजायरेबल विड्थ इज इक्वल टू 4.6 मीटर. ये आईआरसी ने दे रखा है, तो आप लोगों को इसको याद रखना है. ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि एब्सोल्यूट विड्थ ऑफ द शोल्डर इज दैट 2.5 मीटर. फिर पूछेगा कि डिजायरेबल विड्थ ऑफ द शोल्डर कितनी होती है, तो वो होती है 4.6 मीटर. ठीक, एब्सोल्यूट विड्थ कैसे याद रखना है वो मैंने बता दिया कि जो विड्थ होती है अपने व्हीकल की वो मिनिमम होती है 2.5 मीटर अप्रोक्सीमेट होती है. ओके, तो हमको ये जो शोल्डर होता है ये इमरजेंसी लेन है. दैट मींस हमें वहां पर अपनी व्हीकल ले जानी है. व्हीकल तभी पार्क कर पाओगे जब उसके विड्थ की इतनी आप वहां पर शोल्डर में विड्थ दे रखे हो. अगर आपने इससे कम प्रोवाइड कर दी तो अपनी व्हीकल जो कैरेज वे है उस पर आ जाएगी, तो कोई आएगा और ठोक के चला जाएगा. तो ये हम नहीं चाहते. ओके, तो इतना तो हमें प्रोवाइड करना ही है. ठीक, नेक्स्ट बात आती है रोड मार्जिन की. ओके, सो नेक्स्ट इज रोड मार्जिन. ओके, तो देखो मैं यहां पर एक क्रॉस सेक्शन बना देता हूं. कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लैक कलर से बनाते हैं. तो यहां पर मैं एक क्रॉस सेक्शन बना देता हूं अपना. ये हो गया कैरेज वे. ओके, ये हो गया शोल्डर. ये इतना ऊपर नहीं होता है लेकिन मैंने समझ में आना चाहिए इसलिए बना दिया ऐसा. ओके, यहां तक हो जाएगा शोल्डर. यहां से लेके यहां तक ये रफ सरफेस होता है. जैसे कि मैंने लास्ट जो इमेज डाली है लास्ट स्लाइड में, आप लोग वहां देखा होगा कि ये रफ होता है और ये स्मूथ होता है. ये स्मूथ इसलिए होता है क्योंकि हमको इस पर व्हीकल रोकना होता है इन इमरजेंसी केस. ओके, तो ये है शोल्डर.
दिस इज शोल्डर, आई एम रिप्रेजेंटिंग दिस एस, ओके, ये है कैरेज वे, दिस इज ऑल्सो शोल्डर, ये है रोड मार्जिन, और इसके बाद आएगी कंट्रोल लाइन, ओके, तो इसके बाद क्या आएगी कंट्रोल लाइन, ये है रोड मार्जिन। तो ये जो रोड मार्जिन है ये किसके लिए प्रोवाइड करते हैं हम, ये दोनों जो हमारे रोड के एजेस है उन दोनों साइड में हमें प्रोवाइड करना होता है। क्यों? इन ऑर्डर टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ एक्सीडेंट और टू गेट द साइट ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट। क्यों प्रोवाइड करना है? क्योंकि हमें दिखना चाहिए, साइट होना चाहिए कि आगे से ऑब्जेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है ऑन द कर्व। जनरली ये जो कर्व पर प्रोवाइड करते हैं रोड मार्जिन, बेसिकली अभी तो जब हम कंस्ट्रक्ट करेंगे उसमें तो जनरली प्रोवाइड करना ही होता है, बट ज्यादातर हम इन्हें देखेंगे हाईवेज में, नेशनल हाईवे जो एक्सप्रेस वे होता है जहां पर कर्व आ गई वहां पर रोड मार्जिन प्रोवाइड करना होता है टू गेट द साइट ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट। इसकी वजह से क्या होगा, चांसेस ऑफ एक्सीडेंट रिड्यूस हो जाएगा। ओके ठीक, ओके ठीक। अब यहाँ पर आता है कि जो राइट ऑफ वे क्या है। राइट ऑफ वे मतलब क्या, जहां से ट्रैफिक अलाउ हो। तो ट्रैफिक अलाउ कहां पर होती है, सिर्फ कैरेज वे पर। ओके, सिर्फ कैरेज वे पर होती है, नहीं, हम व्हीकल अपना शोल्डर पर भी लेके जा सकते हैं। तो राइट ऑफ वे का जो मार्जिन होगा वो कहां से कहां तक होगा, राइट ऑफ वे इंक्लूड द कैरेज वे, दिस इज द राइट ऑफ वे, दिस राइट ऑफ वे इंक्लूड कैरेज वे प्लस शोल्डर। ये क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर कि राइट ऑफ वे जो होता है इसमें कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती है। तो राइट ऑफ वे इंक्लूड कैरेज वे प्लस शोल्डर। ओके, सिर्फ कैरेज वे की अगर मैं बात करूं तो इस पर ट्रैफिक एक्चुअल में अलाउ होती है, बट अगर इमरजेंसी आ जाए तो हम शोल्डर पर लेके जा सकता है अपना व्हीकल। ओके ठीक, तो राइट ऑफ वे इंक्लूड कैरेज वे प्लस शोल्डर। अगर मैं रोड लैंड की बात करूं तो रोड लैंड कहां से कहां तक होगा, ये जो रोड मार्जिन है यहां से जितना भी रोड ने अपना जो रोड है, अपना जो हाईवे है उसने एरिया कवर कर रखा है उसे कहते हैं रोड लैंड। तो रोड लैंड इंक्लूड कैरेज वे, शोल्डर प्लस रोड मार्जिन। ओके ठीक, आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा रोड लैंड क्या होता है। रोड लैंड इंक्लूड ऑल द पार्ट्स ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स, दैट मींस क्रॉस वे भी, जो कैरेज वे है ये भी इसमें आएगा, किसमें, रोड लैंड में, शोल्डर भी आएगा रोड लैंड में और रोड मार्जिन भी आएगा रोड लैंड में। बट अगर मैं राइट ऑफ वे की बात करूं तो इसमें सिर्फ कैरेज वे। राइट ऑफ वे मतलब क्या है, जिस पर ट्रैफिक अलाउ हो। तो अलाउ कहां पर होती है, एक तो कैरेज वे पर होगी एंड सेकंड शोल्डर पर। अब आप कहोगे कि रोड मार्जिन पर क्यों नहीं, तो रोड मार्जिन पर देखो ये होता है रफ, इसका जो सरफेस होता है वो होता है रफ, तो बेसिकली यहाँ पर कोई व्हीकल मूव नहीं कर पाता। आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने एक जो स्लाइड डाली थी ये देखो, ये अनपेव्ड होता है, अनपेव्ड शोल्डर भी बोलते हैं उसे, और ये पेव्ड शोल्डर क्या हो गया, ये एक्चुअल में शोल्डर हो गया हमारा। तो इस पर हम ट्रैफिक मूव कर सकते हैं बट इस पर नहीं कर पा सकते। ओके, दैट्स व्हाई मैं कह सकता हूं कि जो राइट ऑफ वे है इट इंक्लूड द कैरेज वे एंड शोल्डर ओनली। ओके ठीक, अब आप एक नोट लिख लीजिए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, देखो, IRC has recommended, IRC has recommended, recommended, IRC has recommended a minimum width of 1.5 meter, a minimum width of minimum width of 1.5 meter for footpath. Okay, minimum width of 1.5 meter for footpath, and also IRC has suggested, IRC ने एक बात भी कही थी, IRC has suggested, IRC has suggested that bus by should be at least, bus कहां पर आप लेस कर सकते हो, bus by, that bus buys
बाइस की स्पेलिंग क्या होती है? BAY। बस बाइस शुड बी एट लीस्ट, ये क्या हो रहा है आज, सही से लिखा नहीं जा रहा है इस पे, एक मिनट, इरेज भी नहीं हो रहा है, एक मिनट, मैं इसे ही बता देता हूँ। IRC हैज रिकमेंडेड अ मिनिमम विड्थ ऑफ 1.5 मीटर फॉर फुटपाथ, 1.5 मीटर, ये जो 1.5 मीटर है, नहीं ये इरेज नहीं हो रहा है, ये जो है ये इरेज ही नहीं हो रहा है। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे मैं लिख देता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड पे लिख देता हूँ, चलो एक मिनट रुको, आपको लिख के दे। तो देखो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिख देता हूँ यहाँ पर। IRC ने दो थिंग्स सजेस्ट करी थी, और जो फुटपाथ होता है उस फुटपाथ की जो विड्थ होती है, फुटपाथ ऑफ विड्थ शुड बी एट लीस्ट 1.5 मीटर। ओके ओके, और जो बस बाइज होते हैं, बस बाइज शुड बी एट लीस्ट 75 मीटर अवे फ्रॉम इंटरसेक्शन होना चाहिए, 75 मीटर अवे फ्रॉम इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन से जो हमारे सिग्नल्स होते हैं, जो स्क्वायर होते हैं, उससे 75 मीटर अवे होना चाहिए बस बाइज, मतलब जहां बस रुकती है उसका डिस्टेंस। ओके, तो फुटपाथ फुटपाथ जो होता है उसके लिए जो विड्थ थी वो कितनी है? 1.5 मीटर। ये जनरली मैं क्यों लिख के दे रहा हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है इन केस ऑफ SSC JE और स्टेट AE के केस में। ओके, तो याद रख लेना, फुटपाथ के लिए जो विड्थ सजेस्ट करी थी IRC ने वो थी 1.5 मीटर, एंड जो बस बेस है वो एटलीस्ट 75 मीटर अवे होना चाहिए फ्रॉम इंटरसेक्शन से। ओके, तो अब आगे का टॉपिक है साइड डिस्टेंस। वो साइड डिस्टेंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अकॉर्डिंग टू द गेट पॉइंट ऑफ व्यू एंड ESE, तो वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए जो चीज आप लोगों को पढ़ाई गई है और जो भी पढ़ाया गया है वो आप रिवाइज कीजिए। ओके, और क्वेश्चंस लगाइए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ रखे हैं। इस लेक्चर में तो हम लोगों ने सिर्फ बेसिक ही कवर किया है, जो कि IRC ने दे रखा है कि इतना चाहिए इतना चाहिए, ये सारी रटने वाली चीज थी। अब हम नेक्स्ट जो देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक जो देखेंगे हमारा साइड डिस्टेंस, ये एकदम फील आएगा आप लोगों को कि कैसे हम साइड डिस्टेंस डिजाइन कर पा रहे हैं। ओके, ठीक, तो यहाँ पर इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।